यही सवाल मैं आपकी चैनल के थ्रू ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कश्मीर से बैठ के कर रहा हूं कि अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहां से आपकी चैनल के बैठ के मैं कह रहा हूं कि आपने तो अभी कुछ हफ्ते पहले कहा कि यहां पे स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल की जाएगी और इलेक्शंस की भी जल्द से जल्द तैयारी की जाएगी। क्या आप इलेक्शन करना चाह रहे हैं यहां? बीजेपी को आज ये मालूम है कि सितंबर में इलेक्शन हुए, कश्मीर को तो छोड़िए, कश्मीर से तो उनको 0 सीट्स आएंगी। जम्मू से भी क्या वो डबल डिजिट में जाएंगे? जितने भी ये कवानीन जो आजकल आप इस तरह कर रहे हैं, जो आपने 2019 से लागू किए हैं, उन कवानीन को यहाँ के लोग, जम्मू के डोगरे, कश्मीर के, उसको एक बस्ते में बंद करके उन्होंने ये ठान लिया है कि इन तमाम कवानीन को वो इकट्ठा उठाकर दरियाई जहलम की नजर कर देंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आज हमारे साथ जुड़े हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि एक रोज़ पहले वज़ीर दाखिला जो हमारे मुल्क के हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि जो हमारे यहाँ LG साहब है, मनोज सिन्हा साहब, उनके जो पावर्स है, इख्तियारात जो हैं, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये जो इख्तियारात LG साहब को मिले हैं जम्मू कश्मीर की, जो हमारी UT है, तो इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे ये यहाँ पे ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब जो हैं, ये जम्मू कश्मीर के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। इनके ख़ानदान की तरफ अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है उन नाजरीन के लिए जो मोहम्मद मुजफ्फर शाह को नहीं जानते हैं उनके लिए। बाकी तो मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब एक मारूफ सियासी शख्सियत है। उनके वालिद साहब मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे हैं, और मोहम्मद मुजफ्फर शाह के जो ख़ानदान है, ये मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इनके नाना है, फारूक साहब इनके मामा हैं। जम्मू कश्मीर की अगर पिछले 70 साल सियासी तवारीख की बात करेंगे तो इनके ख़ानदान का बहुत अहम रोल है। तो ये जो पिछले 4-5 साल से जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है, इस पे मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब की बहुत कड़ी नज़र है, और अक्सर बेशतर ये बड़े बयानात भी उनके आते हैं। इस हवाले से क्या करना चाहें, आज भी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे बात करेंगे। मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब, आपको पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 अगस्त के बाद एक और कल होम मिनिस्टर की तरफ से फैसला आया है कि जो हमारे LG साहब है, उसके इख्तियारत को बढ़ा दिया गया है। इसको आप सियासी पस मंज़र में कैसे देखते हैं? ये इख्तियारात असम्बली इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो इससे पहले एक LG को, UT के LG को इतने पावर्स देना क्या दर्शाता है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेल्ड एक इंटरव्यू करने के लिए। आज इस बारे में मैंने कल भी थोड़ी वजाहत की है प्रेस के सामने। मैं इतना ही कहूँ आपको, जब तक जम्मू कश्मीर UT है, तब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिनके ज़रिए यहाँ का शासन चलता है, उनके पास इख्तियारात इतने हैं, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। और जो कल उन्होंने अमेंडमेंट की है दोबारा रिऑर्गनाइजेशन एक्ट को 2019 के, जो उन्होंने और ज़्यादा, आप जो बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि और ज़्यादा पावर्स दिए हैं, ये पावर्स पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थे। प्रिजन्स के बारे में, ट्रांसफ़र्स के बारे में, पोस्टिंग्स के बारे में, पुलिस के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसमें से कहीं इसको और थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया गया है, और इससे यहाँ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसकी क़यादत अमित शाह साहब कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर हिंदुस्तान की पूरी आवाम को ये अश्योरेंस दी थी कि जम्मू कश्मीर स्टेट को जल्द से जल्द, जम्मू कश्मीर UT जो उन्होंने बनाई है, उसको स्टेट में वापस तब्दील किया जाएगा। हालांकि आज 5 साल हो गए अब, और अभी तक कोई इसका दूर दूर तक कोई भी उसमें पेशरफ्त नहीं दिख रही है। उल्टा ही मामला हो रहा है। सवाल यही है
میں ایک بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ اسی کے ساتھ جڑا، اسی آپ کی بات کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اگر وزیر داخلہ صاحب نے یا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے گا، اگر ایسا ہے تو پھر کیوں یہاں پہ یو ٹی کے قانون لاگو؟ کیونکہ کل اگر ریاست کا درجہ واپس آتا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، تو پھر یو ٹی کے جو یہاں پہ جو قانون امینڈمنٹ کیے جاتے ہیں، یہ تو پھر شاید واپس لینا ہے یا کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہی بات بولنا چاہ رہا تھا، مجھے آپ موقع دیں پورا بولنے کا. ہوم منسٹر نے، اس کو میں مختصراً جواب آپ کے ویورز کے لیے دوں گا. ہوم منسٹر نے 2019 میں کہا کہ جلد سے جلد آپ کو اسٹیٹ ہوڈ وہاں پر ہم بحال کر دیں گے. ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں جتنے بھی یہاں فنکشنز ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کی یہاں پر بھرپور تیاری میں ہیں. الیکشن کمیشن اب ان کو، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ ختم کریے اس کو، بائی سپٹمبر آپ کو الیکشن کرنا ہے. پرائم منسٹر نے خود یہاں پر کہا کہ اسٹیٹ جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جا رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے. تو جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہی سوال میں آپ کی چینل کے تھرو آنریبل ہوم منسٹر کو کشمیر سے بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ امت شاہ صاحب اور پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو یہاں سے آپ کی چینل کے بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو ابھی کچھ ہفتے پہلے کہا کہ یہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ جلد سے جلد بحال کی جائے گی اور الیکشنز کی بھی جلد سے جلد تیاری کی جائے گی. سو جو کل آپ نے دوبارہ تھوڑا اور پاورز کو ایڈ کیا ہے لیفٹننٹ گورنر کے کھاتے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صاحب مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں. مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ کیا آپ الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ مجھے ذاتی طور لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. شاہ صاحب، جب 5 اگست ہوا اس وقت یہ بتایا گیا کہ لداخ جو ہے یہ یو ٹی بن گئے ہے وداؤٹ لیجسلیچر. جموں کشمیر ود لیجسلیچر رہے گی. ابھی یو ٹی اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا. 5 سال گزر گئے ہیں. یہ سوال عوام کا ہے. مختلف لوگ ملتے ہیں، کیمرہ کے باہر بات کرتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جموں کشمیر یو ٹی بھی وداؤٹ لیجسلیچر ہے، لیکن کہنے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ اسمبلی الیکشن ہوں گے. کیونکہ کئی بار پچھلی 4-5 سالوں میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن اسمبلی ہو جائے گی. پارلیمنٹ الیکشن ہوا، اسمبلی نہیں ہوئی. اب یہ جو ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اسمبلی کو ایز پر دا پارلیمنٹ جو وہاں پہ بتایا گیا، یہ سپریم کورٹ نے جو جب ڈیسیجن آیا تھا انہوں نے چھیڑا تھا کہ ستمبر سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن ہمارے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ستمبر میں نہیں ہوں گے، بلکہ 2024 میں اسمبلی الیکشن جموں کشمیر میں نہیں ہوں گے. کیا آپ ایک سیاستدان ہیں؟ آپ اس پہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی نیشنل کانفرنس بہت سارے پولیٹیکل پرسنالٹی سے یہاں پہ مل رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا ہوں گے؟ دیکھیے، مرکزی سرکار کو جواب دہی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے. 370 کے کیس کا معاملہ جب چل رہا تھا، اس میں جب سپریم کورٹ کی طرف سے رولنگ جو آئی ہے، اس میں باضابطہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو سپٹمبر کے اندر جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن کرنے ہوں گے اور اسٹیٹ ہوڈ کو بھی جلد سے جلد وہاں پر قائم کرنا ہوگا. بی جے پی یہ جانتی ہے. اب ان کو سپریم کورٹ کے سامنے جواب دہی ہے. ایک تو عوام کے سامنے جواب دہی ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سامنے جواب دہی ہے. ان کو جواب دینا ہے، ہوم منسٹری کو جواب دینا ہے. ان کو الیکشن کروانا پڑے گا، مگر جس طریقے کار کو وہ استعمال اب کر رہے ہیں، مجھ جیسا آدمی بھی، آپ جیسا آدمی بھی، جو لوکل یہاں آدمی سڑک پہ چل رہا ہے، جموں میں ہو، کشمیر میں ہو، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے الیکشنز کو ڈیفر کرایا جائے کچھ
देर और उसमें बीजेपी सरकार को क्या फायदा है? उसमें फायदा कोई नहीं है। जितनी भी वो डिले कराएंगे इलेक्शंस की, उतनी वो सीटें हारते जाएंगे। बीजेपी को आज ये मालूम है कि सितंबर में इलेक्शन हुए, कश्मीर को तो छोड़िए, कश्मीर से तो उनको 0 सीट्स आएंगी। जम्मू से भी क्या वो डबल डिजिट में जाएंगे? बीजेपी को बहुत बड़ा शक है कि हम शायद डबल डिजिट में नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन स्टेटहुड यहां आई और यहां अपनी लोकल सरकार बनी, जितने भी ये कवानीन जो आजकल आप इस तरह कर रहे हैं, जो आपने 2019 से लागू किए हैं, उन कवानीन को यहाँ के लोग, जम्मू के डोगरे, कश्मीर के अपने कश्मीरी, हमारे पंडित, हमारे गुजर बकरवाल, हमारे अपने पहाड़ी, हमारे अपने लद्दाख के लोग, उसको एक बस्ते में बंद करके उन्होंने ये ठान लिया है कि इन तमाम कवानीन को वो इकट्ठा उठाकर दरियाई जहलम की नजर कर देंगे। दरियाई जहलम की नज़र कर देंगे। जैसा कि देखा जाता है कि जो एलजी के जो पावर्स दिए गए हैं, तो फिर सीएम को क्या पावर्स रहते हैं, उस काबीना को क्या पावर्स, वो कैसे फिर दरियाई जहलम में? मैं आपको उनके बताऊंगा। पास क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं। मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर स्टेट को आप यूटी में नहीं रख सकते हैं बहुत ज्यादा देर। ये मैं कह रहा हूं, जिस दिन यहां का स्टेटहुड वापस रिस्टोर हो जाएगा, जो अब मरकजी सरकार का प्रॉमिस है पार्लियामेंट में और पूरे मुल्क के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, उनको वो आज या कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों करना पड़ेगा। और जिस दिन आप स्टेटहुड यहां करते हैं, आपके जितने भी ये कवानीन हैं, एलजी साहब वगैरह सब, उन सबको यहां से बोरिया बिस्तरा बंद करके यहां से हटना पड़ेगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि परसों से हमने देखा, जब से ये बयान आया है या ये जब से ये ऑर्डर आया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो कोई भी है, सब ने इस पे बोला है कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। इस पे बड़ी रिएक्शन आ गई है। हाँ? कल भी परसों भी सब बोलते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामला, फिर आप एकजुट क्यों नहीं होते? आप क्यों फिर अलग अलग अपनी ये क्या बोलते हैं उसको, मेरे भाई, आप गलत आदमी से ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैंने हतल मकदूर, गलत आदमी से सही आदमी से मैं सवाल जो पूछ रहा हूं, पता है, मैंने हतल मकदूर कोशिश की कि जो हमारा एक बहुत बड़ा एक इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म था, और जिसकी रिकग्निशन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, उसकी रिकग्निशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भी थी। उसकी रिकग्निशन पूरे कश्मीर डायस्पोरा में, जहां भी कश्मीर डायस्पोरा है पूरा वर्ल्ड ओवर, पीएचडी को वो मानते थे कि नहीं, ये सही लीडरशिप है जो जम्मू कश्मीर के मामलात को उठाएगी हर किसी फोरम में जहां उठाने की ज़रूरत है। और आपको वो मालूम है कि ये जो अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने खुद बहैसियत एएनसी के एक वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से, हालांकि हम वहाँ पर 6 या 7 ही एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उसकी हैसियत से मैंने लास्ट मिनट तक कोशिश की कि ये अलायंस बरकरार रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अलायंस फिर वोट पॉलिटिक्स की नज़र चढ़ गया और वो अपने अपने वो सारे अपने अपने लोग अपने अपने जगहों पे चले गए। वही मैं कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा, एक दफा फिर कोशिश करेंगे कि हो सकता है वो लोग आए सामने। जब कॉमन काज हो, फिर आप भी अगर इकट्ठे नहीं होते हैं, बात एक ही पलट में जब सबों की, क्योंकि अगर कल चीफ मिनिस्टर बनता है या जम्मू कश्मीर को असेंबली इलेक्शन नहीं मिलते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी और इस तरह के कानून आते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो फिर आप पॉलिटिशियन क्या रोल बनता है? कुछ नहीं। ये सवाल पीडीपी से किया जाए, ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया जाए, बजाते खुद महबूबा मुफ्ती से किया जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से किया जाए, यहाँ के कांग्रेस के लीडर से किया जाए। वैसे ये सवाल अब जो अलायंस का मामला है, जम्मू कश्मीर के अलायंस का मामला है, ये राहुल गांधी और खरगे साहब से भी किया जाएगा कि भाई साहब आप फाइनली बताइए आपकी स्टेटेड पोजीशन 370 के बारे में क्या है। और ये जो आज ये
हमारे बीजेपी के साथी ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, दिस आर ऑल टेम्परेरी मैटर्स। उनको खुद मालूम है कि उनको आज नहीं कल नहीं परसों यहाँ से बोरिया बिस्तरा बंद करके चले जाना है, और यहाँ पर यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख का शासन वो खुद संभालेंगे, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि हम हर कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर हम बात नहीं कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की इतनी पुरानी रियासत है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट states of this entire area. It cannot be a union territory. You have to restore statehood to Jammu and Kashmir. You have to restore the status of Jammu and Kashmir. हर किसी हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, कश्मीरी पंडित का आपको रेस्टोर करना है उसका स्टेटस। ये कोई गाली नहीं है, ये अपना हक है। मरकजी सरकार का दावा है कि पिछले 4-5 साल में जम्मू कश्मीर के हालात बहुत कि यहाँ पूरा अमन है, यहाँ हड़ताल नहीं होती, अब लोगों को मारा नहीं जाता है, दहशतगर्दी का जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो बहुत नीचे चला गया, बल्कि जीरो तक पहुंच गया है। क्या आपका भी यही मानना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे जीरो तक पहुंच गया? अभी तो 4-5 कंटिन्यूसली अटैक्स अब हो रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर। उसके पहले अनआइडेंटिफाइड गनमैन जहां उसको मर्जी थी वहां गोली चला के मारता है, चाहे वो एक कश्मीरी पंडित को मारे, यहाँ के लोकल सिख को मारे, गुजर को मारे, बकलवाल को मारे, और पूरा मेरा यहाँ राजौरी पुंछ एरिया इस वक्त पूरा डिस्टर्ब्ड है उस मामले में। कैसे वो कहते हैं यहाँ पर सब सही हो गया? गलत बोल रहे हैं, वो गलत तासुर दे रहे हैं पूरे मुल्क में। नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स की सिक्योरिटी कम कर दी गई या किसी को नहीं रखी गई है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। एक बंदे के पास आप 10-10, 15-15 आदमी चढ़ाते हैं गाड़ियों में, हर किसी दूसरी गाड़ी वीआईपी गाड़ी के सामने में सायरन होता है। वो हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। ये शाह साहब इसलिए कह रहे हैं कि शाह साहब के पास सिक्योरिटी नहीं है? जी नहीं, हमने कभी उस बारे में बात नहीं की थी। हमने हमेशा ये बात की थी कि जो हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो हजारों करोड़ों में है, चाहे वो मेरी स्टेट से आता है या मुझे मरकज की इमदाद से आता है, मगर जाता है हमारे लोगों का। वो टैक्स पेड मनी है, टैक्स पेयर्स मनी है। जैसे मैं टैक्स पेयर हूं, आप टैक्स पेयर हैं, वही अगर उसमें हम 50% की कमी करें, वही हम अपने नौजवान बेकार बच्चे और बच्चियां हैं, हम उनके वेलफेयर के लिए, उनके कामकाज के लिए हम खर्च कर सकते हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए, और यदि जिस दिन इंशाल्लाह हमारी सरकार यहां पर आएगी, दिस थिंग विल बी स्टॉप्ड। गवर्नर साहब को जी अपने यहाँ से जाना है चश्माशाही से अपने सेक्रेटेरिएट में, भाई जरूर जाएं, मगर आप हजारों लाखों चलने वालों को, गाड़ियों में बैठे हुए बच्चों को, मरीजों को आप उनका रास्ता बंद करते हैं आधा घंटा, पौना घंटा। मैंने खुद देखा है। उतना आपको शौक है, आप जाइए, हेलीकॉप्टर से जाइए, राजभवन से अपना जाइए इधर सेक्रेटेरिएट में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी ग्राउंड में। ये क्या मामला है? ये कौन सी तानाशाही है? ये चीजें ठीक नहीं है। आपने सुना मुजफ्फर शाह साहब ने कहा है कि जितने भी कवानीन यूटी में बनते हैं ये इनको जहलिम में डाल जहलिम की नजर कर देंगे। यहाँ के लोग, मैं नहीं, यहाँ के लोग जो ही असेंबली इलेक्शन होंगे, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये कानून नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज की सरकार है, मरकजी सरकार, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने पी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपसे फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।